Hello everyone, welcome to the channel. Today this video is about manual handling. ये वीडियो मैनुअल हैंडलिंग के बारे में. एक्चुअली मैनुअल हैंडलिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. It's not only important to know about manual handling for health and safety professionals, but it's important for all those people who are not health and safety professionals. Even if you are a manager, a supervisor, a foreman, and even in your homes. मैनुअल हैंडलिंग एक ऐसी चीज है जो सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर्स या हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है. हर वो लोग जिनकी जिंदगी में, जिनके लाइफ में कभी ना कभी कुछ सामान उठाना होता है, कैरी करना होता है, विच इज अ रूटीन जॉब, जो एक रूटीन जॉब है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है. एज अ फोरमैन, एज ए सुपरवाइजर, एज ए मैनेजर, आपके अंडर में जो टीम काम कर रही होती है, यू हैव टू गाइड देम. आपको उनको गाइड करना होता है ताकि वो ठीक तरह से लिफ्टिंग टेक्निक यूज करें. और जब वो सही लिफ्टिंग टेक्निक यूज करते हैं तो डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं. एंड देयर आर द चांसेस विल बी रिड्यूस्ड फॉर मस्क्यूलोस्केलेटल इंजुरीज. मस्क्यूलोस्केलेटल इंजुरीज नहीं हो, इसके भी चांसेस कम हो जाते हैं. नाउ मैनुअल हैंडलिंग, सबसे पहले वी शैल टॉक अबाउट व्हाट इज मैनुअल हैंडलिंग. होता क्या है मैनुअल हैंडलिंग? व्हेन यू यूज योर बॉडी फोर्स टू लिफ्ट और शिफ्ट एनी मटीरियल, जब कोई भी मटेरियल को उठाने के लिए या शिफ्ट करने के लिए आप अपने बॉडी फोर्स का अप्लाई करते हैं, फिजिकल फोर्स को अप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज मैनुअल हैंडलिंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं. किसी भी चीज को उठाने में, किसी भी चीज को शिफ्ट करने में, चाहे कितनी भी छोटी चीज हो, कितनी भी बड़ी चीज हो. तो एट अ वर्क प्लेस पर एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल आपको रिस्क असेसमेंट करना होता है. किस चीज का? मैनुअल हैंडलिंग का. द वर्कर्स हु आर गोइंग टू बी इंगेज्ड इन मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटीज, जो वर्कर मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटीज में इंगेज होने वाले हैं, तो आपको रिस्क असेसमेंट करना होता है. सो दिस वीडियो, ये वीडियो जो है ये किस बारे में है? दिस वीडियो इज अबाउट द फैक्टर्स दैट यू नीड टू कंसिडर इफ यू आर गोइंग टू कैरी आउट अ रिस्क असेसमेंट फॉर मैनुअल हैंडलिंग. अगर आप मैनुअल हैंडलिंग का रिस्क असेसमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पे आपको क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं ताकि आप एक प्रॉपर एंड थोरो रिस्क असेसमेंट कर पाइए. सो देयर आर फोर फैक्टर्स व्हिच मस्ट बी कंसिडर्ड if you are going to deal or if you are going to carry out a risk assessment related to manual handling. And these four factors are known as TILE, T-I-L-E. That means task, individual, load and environment. The first thing that you need to take into consideration is the task. सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में लेनी है वो है टास्क. काम क्या है? काम का मतलब बेंडिंग एंड लिफ्टिंग है, मतलब झुक के उठाना है. ट्विस्टिंग, अपनी एक जगह पे खड़े होकर ट्विस्ट करना है. जैसा कि आपने देखा होगा मेसन्स जब काम कर रहे होते हैं तो उनके काम में ट्विस्टिंग एंड रोटेटिंग बहुत ज्यादा होता है. लाइक ब्रिक उठाया, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा ट्विस्ट किया, ब्रिक को लगाया, फिर उठाया, बेंड किया, फिर लगाया. सो आपको एग्जैक्टली ये समझना है कि ये जो टास्क है इसमें बॉडी का कौन सा पार्ट मूव कर रहा है सबसे ज्यादा और किस तरह से मूव कर रहा है. उससे आपको अंदाजा हो पाता है कि इसमें इंजरी किस तरह की होगी. लिगामेंट फ्रैक्चर हो सकता है, टेंडन इंजरी हो सकती है, ब्रूजेस एंड कट्स हो सकते हैं, या फिर बैक पेन हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकता है, WRULD वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर हो सकता है, जब तक आप एग्जैक्टली टास्क को नहीं समझ पाइएगा. इन सम ऑफ द केसेस, कुछ केसेस में बहुत ही ऑकवर्ड वर्किंग पोजीशन में काम करना होता है. दैट्स ऑल्सो harmful for body, that's also harmful for your muscles and skeleton. आपके muscles के लिए, skeleton के लिए वो नुकसानदेह होता है. So the first factor that you need to consider is task. जहां पे आपको ये देखना है कि टास्क जो है उस टास्क में बॉडी मूवमेंट किस तरह का होने वाला है. That's the first factor you have to consider. Now the second factor is individual. Individual मतलब शख्स, व्यक्ति, पर्सन, वर्कर, वो वर्कर जो मैनुअल हैंडलिंग करने वाला है. Now first of all there are 3 group of people or 4 group of people. 4 ऐसे लोग हैं जिनसे आप मैनुअल हैंडलिंग नहीं लेते हैं या बहुत कम लेते हैं, ना के बराबर. द फर्स्ट, प्रेग्नेंट वुमेन. प्रेग्नेंट वुमेन से आप मैनुअल हैंडलिंग का काम नहीं करा सकते. नेवर टेक द जॉब ऑफ मैनुअल हैंडलिंग फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो. सेकेंड, पीपल विद सीरियस बैक इंजुरी, जिन लोगों के पहले प्रीवियस उनके जॉब में किसी एक्सीडेंट में सीरियस बैक इंजरी हो चुकी है. द पीपल हु हैव अ मेडिकल हिस्ट्री ऑफ बैक इंजरी, जिन लोगों का मेडिकल हिस्ट्री है बैक इंजरी को लेकर.
थर्ड, ओल्ड पीपल और वेरी वीक पीपल, ऐसे लोग जो बूढ़े हैं, ऐसे लोग जो बहुत कमजोर हैं, दिखने में लगता है ओके ये लोड लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। एंड फोर्थ, यंग वर्कर्स, और चौथे कौन है? यंग वर्कर्स। यंग वर्कर्स आर इनएक्सपीरियंस्ड, दे आर इनकॉम्पिटेंट एंड दे हैव huge amount of excitement. They are very much excited to show off their stamina, to show off their strength, which can result into permanent injury, permanent disability. तो ये 4 ग्रुप ऑफ पीपल हैं इंडिविजुअल्स में जिनको आप मैनुअल हैंडलिंग में इंगेज नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आपको देखना होता है कि आप जिस चीज़ को, जिस लोड को लिफ्ट कराने की बात कर रहे हैं, शिफ्ट कराने की बात कर रहे हैं, उसके लिए पर्सनल जो है बंदा, इंडिविजुअल, वो केपेबल है या केपेबल नहीं है। आपने नोटिस किया होगा, यू माइट हैव नोटिस्ड दैट कुछ लोग हैं जो 10 केजी तक का वजन, 20 केजी तक का वजन इजीली लिफ्ट कर सकते हैं, बट देयर आर सम पीपल जिनको डिफिकल्टी होती है। यू कैन नॉट फोर्स देम, आपको उनको फोर्स नहीं करना है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द लोड, you can engage more than one people, more than one person in lifting that load or carrying that load. You can provide manual handling aids like wheelbarrow or hydraulic trolleys. But you should not force workers to do manual handling if they are unfit or if they are uncomfortable in doing that. अगर वर्कर्स अनफिट हैं, अनकंफर्टेबल हैं, तो आप उनको मैनुअल हैंडलिंग एड्स देंगे। एक आदमी की जगह 2 आदमी को उसमें आप लगाएंगे ताकि वो इजीली मैनुअल हैंडलिंग कर पाएं। तो आपको क्या करना होता है, टास्क के साथ साथ इंडिविजुअल कैपेबिलिटी को भी कंसीडर करना होता है कि जिस बंदे से आप मैनुअल हैंडलिंग कराने वाले हैं वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, वो केपेबल है या नहीं है। द थर्ड फैक्टर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द लोड। तीसरा फैक्टर जो आपको कंसीडर करना होता है, लोड। लोड में क्या कंसीडर करेंगे? सबसे पहला, यू विल कंसीडर COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हर ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से पकड़ के अगर आप उसको उठाएंगे तो बैलेंस्ड होगा, वो इधर उधर भागेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक दिस पेन। आप इस पेन को लीजिए, आप इस पेन को मैंने यहां पर रखा हुआ है, सी हियर, सी इट्स बैलेंस्ड हियर, बैलेंस्ड है ये ना। ये जो पॉइंट है, उंगली का पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस पेन, दिस मार्कर। ये इस मार्कर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। देखिए हाउ बैलेंस्ड इट इज। इसको हम थोड़ा सा दाएं या बाएं करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल फॉल डाउन। ये क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। आपने देखा होगा, आपको अगर एक चेयर उठाना है, डेस्क उठाना है, तो एक सर्टेन लोकेशन पे पकड़ के लिफ्ट करते हैं आप उसे, तो आप आसानी उसको लिफ्ट कर पाते हैं। लेकिन वहां छोड़ के कहीं और पकड़ेंगे तो वो अनबैलेंस होने लगता है, ऐसा लगता है आगे की तरफ या पीछे की तरफ गिर रहा है वो। तो आपको सबसे पहले नोटिस करना होता है कि जो ऑब्जेक्ट आप उठा रहे हैं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो आप मार्किंग दे सकते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नीड टू कंसीडर। इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट लिफ्ट किया जाने वाला है उसका सरफेस कैसा है। इज इट वेरी हॉट, क्या बहुत गर्म है, उससे हॉट बर्न्स हो सकते हैं। इफ इट्स वेरी कोल्ड, अगर बहुत ठंडा है, इट कैन रिजल्ट इन टू कोल्ड बर्न्स, इसकी वजह से कोल्ड बर्न हो सकता है। इफ द एजेस आर वेरी शार्प, उसके जो कोने हैं बहुत ज्यादा तेज तो नहीं है जिस वजह से हाथ कटने का खतरा हो। या फिर जो ऑब्जेक्ट आप लिफ्ट कर रहे हैं, जो लोड आप लिफ्ट कर रहे हैं, उसका शेप कैसा है, हाउ इज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, लोड लिफ्ट करने के लायक है या लोड लिफ्ट करने के लायक नहीं है। उसको लिफ्ट करने के बाद विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्टेड तो नहीं हो रही। कभी कभी क्या होता है कि सामान बहुत लंबा चौड़ा होता है बट हल्का होता है, उठाने के बाद विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाती है। अब वर्कर लोड को उठा लिया, आगे कुछ दिख नहीं रहा है और साइड से गर्दन निकाल के देख रहा है। आस्क योरसेल्फ, इज दैट अ सेफ प्रैक्टिस, इज दैट अ सेफ वे टू लिफ्ट एंड कैरी द लोड। जाके किसी से टकरा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। सो यू हैव टू ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको उसका शेप भी अकाउंट में लेना होता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कंसीडर व्हेन यू टेक लोड इनटू द फैक्टर। जब आप लोड को कंसीडर कर रहे होते हैं तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना होता है। नाउ द लास्ट इज एनवायरमेंट। लास्ट आपको क्या देखना होता है, एनवायरमेंट। किस एनवायरमेंट में मैनुअल हैंडलिंग किया जा रहा है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनुअल हैंडलिंग को एक्सट्रीम टेम्परेचर में करना एडवाइजेबल नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो मैनुअल हैंडलिंग में आपको फिजिकल फोर्स अप्लाई करना होता है, विच कैन रिजल्ट इनटू एक्सेसिव स्वेटिंग एंड कैन रिजल्ट इनटू डिहाइड्रेशन एंड फैटीग। अगर एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है, बदन में पानी की कमी हो सकती है, फैटीग हो सकता है, तो वहां पे ये एडवाइजेबल नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा यू हैव टू ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट अबाउट द फ्लोर सरफेस।
आपको फ्लोर सरफेस भी देखना होता है कि जिस सरफेस पर, जिस रास्ते पर वर्कर मैनुअल हैंडलिंग कर रहा है वो रास्ता उबड़ खाबड़ अनइवन तो नहीं है, ट्रिप हैजर्ड्स तो नहीं है। एरिया जो है वो अनऑब्स्ट्रक्टेड होना चाहिए, क्लियर फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी तरह की बाधा या रुकावट नहीं होना चाहिए। द फ्लोर सरफेस शुड नॉट बी स्लिपरी। फ्लोर सरफेस क्या होना चाहिए? स्लिपरी नहीं होना चाहिए। द फुटवेयर शुड बी सूटेबल। फुटवेयर सूटेबल होना चाहिए ताकि प्रॉपर ग्रिप बने, फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे काम करे और वर्कर स्लिप करके गिरे नहीं, ठोकर लग के गिरे नहीं। देयर शुड बी प्रॉपर इल्यूमिनेशन, जनरल लाइटिंग फॉर सेफ मूवमेंट। जहां पे मैनुअल हैंडलिंग हो रहा है वहां पे सेफ मूवमेंट के लिए जनरल एंड एडिक्वेट इल्यूमिनेशन लेवल होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कंसीडर व्हेन यू आर कंसिडरिंग अबाउट इन्वायरमेंटल फैक्टर, जब आप इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में कंसिडर कर रहे हैं तो। सो व्हेन कैरिंग आउट द रिस्क असेसमेंट ऑफ मैनुअल हैंडलिंग, जब कभी आप मैनुअल हैंडलिंग का रिस्क असेसमेंट करें, दीज आर द 4 फैक्टर्स विच यू मस्ट टेक इनटू अकाउंट। ये 4 फैक्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसके बाद जब कंट्रोल मेजर आप लगाएंगे तो यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विथ द टॉप। आपको हमेशा टॉप से शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल एलिमिनेशन, आप ऐसा डिजाइन वर्क स्पेस को डिजाइन कीजिए कि मैनुअल हैंडलिंग की जरूरत ही नहीं पड़े। ऑटोमेटिक, ऑटोमोटिव शिफ्टिंग मटेरियल आप कर सकते हैं, या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड और इंजीनियरिंग कंट्रोल, जहां पे आप हाइड्रोलिक ट्रॉलीज दे सकते हैं वहां पे वर्कर्स को, या फिर व्हील बरो दे सकते हैं आप, फोकलिफ्ट ट्रक्स का यूज कर सकते हैं आप, कन्वेयर बेल्ट का यूज कर सकते हैं आप। सो ऑलवेज स्टार्ट विथ द टॉप, हमेशा टॉप से शुरू कीजिए। उसके बाद फिर आप आइए सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, वो भी अगर वो भी प्रैक्टिकल नहीं है देन यू कैन कम, तब आप कहाँ आ सकते हैं? सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, परमिट टू वर्क और रिस्क असेसमेंट, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। बट यू मस्ट स्टार्ट विद द टॉप, आपको टॉप से शुरू करना होता है। आई डू होप कि ये वीडियो सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड acquaintances. Thank you very much for watching. Take care. Bye bye.